हेलो गाइस। और बच्चों कैसे हो आप लोग। बस आज हम लोग शुरू करेंगे एक ऐसा चैप्टर जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ज़रा समझिए इसको, क्या ज़रूरत पड़ी इस चैप्टर की। और ये चैप्टर एक बेस का काम करता है पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आईयूपैक, आइसोमेरिज्म और जीओसी होता है ना, ऐसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस होता है पूरा के पूरा पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। सवाल उठता है कि ये पीरियोडिक टेबल क्या है। इट्स अ बेसिकली टेबुलर फॉर्म ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। टेबल की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म है अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स के टेबल की फॉर्म है बेटा। जरा समझते हैं यहां पर। सवाल उठता है कि पीरियोडिक टेबल क्या है। पीरियोडिक टेबल का मतलब हुआ कि एक टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। अब टेबुलर अरेंजमेंट एलिमेंट का किया गया टू मेक इजी स्टडी, टू मेक इजी स्टडी। स्टडी को, एलिमेंट्स की स्टडी को इजी करने के लिए एक तरीके से उसे टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया गया एंड दैट टेबुलर फॉर्म, टेबुलर अरेंजमेंट इज कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। अब पीरियोडिक टेबल डेवलप होने से पहले बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। अगर चलिए हम इस पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट की कहानी को समझते हैं तो इसकी कहानी की शुरुआत होती है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन। इस कहानी को हम समझते हैं कि भाई आखिर इसका बेस कहाँ है, कहाँ से शुरू होता है। तो उसकी बेसिक शुरू होती है प्राउड से। 18th सेंचुरी के एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी हाइपोथेसिस दी। और एक्चुअली क्या उस टाइम पर सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट एलिमेंट हाइड्रोजन को ही लिया जाता था। और हाइड्रोजन जो एलिमेंट होता है, और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स, बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स तो थे नहीं, तो बाकी के जितने भी एलिमेंट्स थे उन सब का एटॉमिक वेट, हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट के का एक्स टाइम, या यूं कह लीजिए कि एन टाइम इंटीग्रल मल्टीपल कंसीडर किया जाता था, जहां पर एन आपका 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से होता है। तो प्राउड्स ने बेसिकली क्या किया, प्राउड्स ने हाइपोथेसिस दी कि डाल्टन की हाइपोथेसिस दी कि जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ही बाकी के एलिमेंट्स का वेट होता है। तो बाकी के एलिमेंट्स का जो वेट है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में है। अब सवाल इस बात का उठा कि चलो भाई, अगर हम इनकी थेसिस को समझ भी लें सही से और इनकी हाइपोथेसिस को सही से ले भी लें, तो ऐसा तो नहीं होता कि हर एलिमेंट का वेट इंटीग्रल में हो। अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन, जैसे इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन को यहाँ पे रखो और हाइड्रोजन के कंपेयर करते हुए आप उसको उसकी पोजीशन के साथ सेट करते चले जाओ, तो पर अब ये मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए कोई 3 टाइम्स है तो चलिए उसे 3 स्टेप आगे कर दिया हमने। कोई 4 टाइम्स है तो उसे 4 स्टेप आगे कर दिया। लेकिन अगर कोई 5.5 टाइम्स हुआ तब उसको कितने स्टेप आप आगे करोगे? तो उनको तो आप स्टेप वाइज में क्या कहोगे कि 5.5 स्टेप आगे कर दो, ऐसा तो नहीं कहोगे ना। तो बेसिकली ये किसी एक अरेंजमेंट को प्रॉपर तरीके से नहीं समझा पाए। जस्ट शुरुआत थी, हाइपोथेसिस थी। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो शुरुआत करता है, जिससे शुरुआत होती है अरेंजमेंट की, उस चीज़ को अगर देखा जाए बेटा, तो सबसे पहले एक क्लासिफिकेशन या अरेंजमेंट की शुरुआत करने वाले, जिसे मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट क्लासिफिकेशन के तौर पे देखा जा सकता है, एंड दैट इज बेसिकली डेवेनियर। वो है डेवेनियर। डेवेनियर ने हाँ ज़रूर एक अच्छी बात कही। डेवेनियर ने कहा कि अगर हम सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स को एक जगह पर ट्राइड के फॉर्म में रखें। ट्राइड मीन्स जैसे डाइड होता है, डाइड मीन्स 2 का ग्रुप, ट्राइड मीन्स जैसे 3 का ग्रुप्स। तो अगर हम यहाँ पर, जस्ट अ मिनट, हेलो, हाँ बताइए जल्दी। हाँ
भैया इन लोगों से बात कर लो, परेशान है वो लोग, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, जो भी करना कर दो उन्हें। तो बेटा यहाँ पे जो डेवेनियर्स का ट्राइड्स है, इस डेवेनियर के ट्राइड्स में क्या था, इन्होंने फर्स्ट क्लासिफिकेशन इसी को कहा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि सेम प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स हैं, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, देखिए लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। डेवेनियर ने कहा कि ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो 3 एलिमेंट्स का ट्राइड्स अगर हम कुछ एलिमेंट्स का बनाएं, कुछ एलिमेंट्स को ग्रुपिंग करना शुरू करें, यहाँ से शुरुआत हो गई। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, कि इनको आप अलग कर लो, इनको आप अलग कर लो, इस ग्रुप को आप अलग कर लो, उस ग्रुप को अलग कर लो। तो जो एलिमेंट्स का एक ग्रुप इन्होंने ये बनाया, तो ये कहा कि ये जो एक ग्रुप हम यहाँ पे रख रहे हैं, इस एक ग्रुप में पहले एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट कि अगर एटॉमिक वेट के मीन को या एवरेज को लिया जाए तो वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के इक्वल आता है। इससे ये साबित हो रहा है कि हम इस तरह से इसको अरेंज कर सकते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखें, उन्होंने कहा कि देखो भी लिथियम का 7 एटॉमिक वेट होता है, सोडियम पोटेशियम का 39 होता है। आप इन दोनों का एक मीन ले लो 7 + 39 और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो जो वेट आएगा दैट विल बी 23। ये 23 एटॉमिक वेट इस तरीके से कर दिया गया, एक तरीका समझा दिया गया, ठीक है। बिल्कुल डेवेनियर ने इसी तरीके से और ट्राइड्स भी बनाने की कोशिश करी। उन्होंने कहा बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये एक जैसे प्रॉपर्टीज़ को, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को रखते हैं। इसका एटॉमिक वेट आपका 8 है, इसका एटॉमिक वेट आपका 40 है। अगर आप 40 + 8 करोगे और उसका मीन लोगे दैट विल बी 24। तो इस तरह से इसका जो एटॉमिक वेट आएगा वो 24 आएगा। तो एक तरह से चलिए ग्रुप करके कुछ अलग रखने की कोशिश तो हुई, कुछ अलग फॉर्म बनाने की कोशिश की गई, क्लासिफाई करने की कोशिश की गई। भाई क्लासिफिकेशन होता क्या है, कभी कोई क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कलर कर देता है, कभी कोई क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लैम्डा कर सकता है, कभी कोई क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कंपाउंड कर सकता है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी कर सकता है, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज कर सकता है। तो क्लासिफिकेशन तो बहुत तमाम तरह के हो सकते हैं ना। तो एटलीस्ट डेवेनियर ने कुछ एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश करी, उन ट्राइड्स को अरेंज करने की कोशिश करी। लेकिन अगर वहीं पे देखें तो ये सबके ट्राइड्स नहीं बना पाए। इन्होंने कहा कि भाई इनका मीन लेंगे तो बीच वाला अगर ट्राइड्स हम बनाएंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के एलिमेंट्स को रखेंगे तो जो बीच का वेट होगा, बीच वाले एलिमेंट का जो वेट होगा वो उन दोनों का मीन होगा। लेकिन इनका ट्राइड बहुत सारी जगहों पे कुछ लिमिटेड ट्राइड्स ही बना पाए। फिर अगर हम एक एग्जांपल देखें, इस एग्जांपल में अगर हम एक ट्राइड को देखें, आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ये अप्रॉक्सीमेटली सेम प्रॉपर्टीज़ को गवर्न करते हैं। लेकिन अगर हम आयरन, कोबाल्ट और निकेल के आयरन, कोबाल्ट और निकेल के वेट को देखें तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्लोज होते हैं, वेरी क्लोज वेट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो इनका कॉन्सेप्ट था कि इसका और इसका जो वेट होगा वो इन दोनों के मीन के इक्वल होगा और इसके एटॉमिक वेट के इक्वल होगा, वो फिर फ्लॉप हो गया। तो ट्राइड्स में ये जो इनका कॉन्सेप्ट थे ये सब जगह पे वैलिड नहीं हो पाए। इसी तरह से अगर एक और हम ट्राइड ले लें, रोडियम का, रोडियम का, पैलेडियम का, तो अगर यहाँ पर इनको देखें तो यहाँ पर भी वही होता है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती हैं, लेकिन इनका वेट लगभग क्लोज होता है। और इतने क्लोज वेट में आप ऐसा नहीं कर सकते कि इन दोनों का मीन लेके इसके मीन के इक्वल हो जाए, तो ऐसा भी नहीं हो पाया। इसका मतलब डेवेनियर ने एक अच्छी कोशिश तो करी, लेकिन ट्राइड्स कुछ ही एलिमेंट्स के कर पाए और अपने इस एवरेज या मीन एवरेज एटॉमिक वेट के कॉन्सेप्ट को दे पाए। पूरी तरीके से इसको अच्छे से ये आगे बड़े लेवल पर उस चीज़ को डेवलप नहीं कर पाए। इसके बाद और ज़्यादा एलिमेंट्स को ग्रुप करने की कोशिश करी, इसके बाद और ज़्यादा एलिमेंट्स को ग्रुप करने की कोशिश करी। एक डेवलपमेंट लगातार होता जा रहा है। देखिए वहाँ पर कोई किसी तरह की ग्रुपिंग ही नहीं हो पाई थी। डेवेनियर ने एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग शुरू कर दी। फिर इन्होंने इसमें सबसे अच्छा कदम अगर किसी ने उठाया तो एक बहुत अच्छा बात कही जा सकती है, जिसको मैं कह सकता हूँ न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड ने जो एक कॉन्सेप्ट दिया वो अपने आप में लाजवाब था और आज की मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के बहुत क्लोज था। और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल यूँ कह लीजिए कि इनके डेवलपमेंट जैसा ही, इन्हीं का एक एक्सटेंशन मैं मान सकता हूँ। न्यूलैंड ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये हम ऑक्टेव का रूल दे रहे हैं। क्या हुआ ऑक्टेव का रूल? एक अरेंजमेंट, एक तरीका फॉलो करा उन्होंने कि
जैसे आप अगर म्यूजिकल नोट्स की बात करें तो अपने लोग हिंदी में कहते हैं सा रे गा मा पा दा नी फिर सा, यानी कि एट्थ में जो एट्थ वर्ड आता है, एट्थ जो अल्फ़ाबेट आता है वो फिर से फर्स्ट अल्फ़ाबेट से मैच करता है। बिल्कुल उसी के पैटर्न पे जो एट्थ एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ को सिमिलर कंटिन्यू करता होगा, सिमिलर एग्जिबिट करता होगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करता होगा, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को रखता होगा। देखिए इन्होंने क्या कहा, जैसे देखिए वही कॉन्सेप्ट अपनाया, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से सा आ गया। यानी कि अगर हम पहले लिथियम ले रहे हैं, लिथियम, फिर हम बेरिलियम लें, फिर हम बोरॉन लें, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है सोडियम। तो ये कह रहे हैं कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है और ये जो एट्थ एलिमेंट है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज, इसके बाद ये इन दोनों की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज। इन सिमिलर प्रॉपर्टीज यानी कि अगर हम सा रे गा मा पा धा नी सा को कॉन्सेप्ट को अपनाएं, अब इनका इंग्लिश में ये वर्ड, ये इसका म्यूजिकल नोट्स होते हैं डू रे मी फा सो ला सी डू, तो ये इस तरह से इनका ऑक्टेव का कॉन्सेप्ट हुआ। अब इनके ऑक्टेव के कॉन्सेप्ट में देखिए आप, ये सोडियम का, अब इसी तरीके से यहाँ से अगर आप शुरू करें तो एट्थ एलिमेंट ये होगा, तो इन दोनों का प्रॉपर्टीज मैच करेंगी। यहाँ से शुरू करें तो एट्थ एलिमेंट ये होगा, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज मैच करेंगी, इन दोनों की प्रॉपर्टीज मैच करेंगी, और आज भी इस तरीके को फॉलो किया जा रहा है। यहां से शुरू करें तो एट्थ एलिमेंट क्या होगा भाई, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये होगा। यहां से शुरू करो, सा रे गा मा पा धा नी सा, अब यहां से शुरू करिए, सा रे गा मा पा धा नी सा। यहां देखिए फिर से आपका फ्लोरीन और क्लोरीन, यानी कि ऊपर के और नीचे के, जब भी कभी इस तरह का कॉन्सेप्ट, इस तरह के एट्थ एलिमेंट आ रहा है, तो फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपका मैच कर रही हैं। लेकिन ये इस तरह का कॉन्सेप्ट सिर्फ 20 एलिमेंट्स तक ही दे पाए। इनका क्लासिफिकेशन एक अच्छा क्लासिफिकेशन था, लेकिन भविष्य को देखते हुए नहीं था। फ्यूचर में और एलिमेंट्स आते तो क्या होता, फ्यूचर के एलिमेंट्स अगर पॉसिबल होते तो क्या होता, और तमाम तरह की जिनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं, अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं, उनका क्या होता है, आइसोटोप्स का क्या होता है, उन सब के बारे में कुछ नहीं बता पाए। और इन्होंने क्लासिफिकेशन को सिर्फ और सिर्फ ये जो 20 एलिमेंट शुरू के होते हैं ना, उन्हीं तक अपनी बातों को ले पाए और समझा पाए। अभी तक इनर्ट गैसेस नहीं आई हैं कहीं पर, इनर्ट गैसेस का अभी तक कोई रोल नहीं आया बेटा। इनर्ट गैसेस अभी खोजी ही नहीं गई थी। इवन कि मेंडलीव के दौर तक इनर्ट गैसेस को नहीं अरेंज किया गया था। मेंडलीव के दौर के बाद इनर्ट गैसेस को अलग से जीरो ग्रुप के फॉर्म में जोड़ा गया। फिर आते हैं आपके लोथर मेयर्स वॉल्यूम कर्व। अब यहाँ तो इन्होंने एक बहुत ही यूँ कह लीजिए कि बिल्कुल जनरल ट्रेंड वाली चीज़ों को मिलाते हुए समझा दी चीज़ें। लोथर मेयर ने बड़ी खतरनाक स्टडी करी भाई। लोथर मेयर ने तो बिल्कुल पागल कर दिया लोगों को, खुद भी पागल हो गए। इतनी भयंकर स्टडी करी कि एक का वॉल्यूम निकाल के उसको कंपेयर किया और उसको बिल्कुल ग्राफिकल अरेंजमेंट, यूँ कह लीजिए आपकी पहली बार कोई मैथमेटिकल तरीके से ग्राफिकल एनालिसिस के साथ इस क्लासिफिकेशन को वर्क करने जा रहा था। तो लोथर मेयर का अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है एक थ्योरेटिकल चीज़ को प्रैक्टिकल चीज़ में कन्वर्ट करने के लिए, एक हाइपोथेसिस को एक लॉ बनाने के लिए, एक सिंपल अरेंजमेंट को, सिंपल तरीकों को एक मैथमेटिकल, ग्राफिकल, एनालिटिकल, साइंटिफिकली प्रूफ करने की कोशिश लोथर मेयर के वॉल्यूम कर्व के जरिए मिलती है। हम कह सकते हैं कि लोथर मेयर ने जिस कर्व को बनाया था, अगर उस कर्व के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखें तो लोथर मेयर में क्या हो रहा था, ये अगर हम वॉल्यूम कर्व देख लें और यहाँ पर हमारे एटॉमिक वेट्स हैं, तो जैसे एक ऐसे ऐसे आ रहा था, फिर ये यूँ आ रहा था, फिर ये थोड़ा सा यूँ करके फिर ये ऊपर जा रहा था, फिर ये थोड़ा सा नीचे जाकर फिर ये ऐसे करके फिर ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा था, फिर ये ऐसे आके ऐसे जा रहा था। इस तरह के यहाँ का अगर वॉल्यूम के और इसके कर्व की बात करें तो हो क्या रहा है, ज़रा मैं आपको बताऊँ हो क्या रहा है, ज़रा देखिएगा ध्यान से। देखिए ये जो शुरू में जो बिल्कुल टॉप पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट है, ये टॉप पॉइंट है, यहाँ पर एल्कली मेटल्स अरेंज, ये यहाँ देखा गया कि एल्कली मेटल्स का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा आ रहा है।
एल्कली मेटल में कौन आएगा? पहले लिथियम आएगा, फिर कौन आएगा? सोडियम आएगा, फिर कौन आएगा? पोटेशियम आएगा, फिर कौन आएगा? रुबिडियम आएगा, और फिर कौन आएगा? फिर सीजियम आएगा। सीजियम का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा कंसिडर किया गया, सीजियम, ऐसे सीजियम, ये आपका सीजियम मान लीजिए, सीजियम आ गया। वहीं पर ये आपके एल्कली मेटल्स हैं जो कि ऊपर टॉप की पोजीशन पर हैं, एल्कली मेटल्स। वहीं पर फिर हम देखें अगर कि भाई एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहाँ गए, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर है ना, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है कर्व का, और ये असेंडिंग है। डिसेंडिंग मतलब गिरता हुआ ग्राफ, असेंडिंग मतलब चढ़ता हुआ ग्राफ। तो ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर है, इस डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जो आ रहे हैं ना, ये आपका जैसे बेरिलियम आ गया, फिर ये आपका मैग्नीशियम आ गया, फिर ये आपका ऐसे चढ़ रहा हुआ है, ये गिरता हुआ है, फिर ऐसे चढ़ रहा है, फिर ये गिरता हुआ है, फिर ऐसे चढ़ रहा है, ये गिरता हुआ है। तो इस तरीके से ये बेरिलियम आ गया, फिर मैग्नीशियम आ गया, फिर कैल्शियम आ गया, फिर स्ट्रोंशियम आ गया, फिर आपका बेरियम आ गया। इस तरीके से ये आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, बेरिलियम, ये। फिर समझिए ज़रा, फिर उन्होंने जो अपने वॉल्यूम से कर्व अरेंजमेंट किया और समझा, देखिए कितना टिपिकल एनालिटिकल एनालिसिस करी उन्होंने। अब ये कितना इजी तो था ही नहीं, बिल्कुल अरेंजमेंट भी बड़ा मुश्किल था, और बड़ा स्टडी में बड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, बड़ा ही कुछ ज़्यादा ही मैथमेटिकल एनालिटिकल हो गया था, और सबके लिए नहीं था। फिर हमने देखा कि भाई जो हेलोजेंस हैं या नोबल गैसेस हैं, हेलोजेंस असेंडिंग वाले ग्राफ में थी, जैसे फ्लोरीन यहाँ पे था, फिर आपका क्लोरीन यहाँ पर था, फिर आपका ब्रोमीन यहाँ पर था, असेंडिंग वाला ग्राफ जो है, फिर आपका आयोडीन यहाँ पर था, ये असेंडिंग वाला ग्राफ है आपके। यहीं पर हेलोजन के ऊपर थोड़ा सा आप यहाँ पर नोबल गैसेस को ले सकते हो, इनका हल्का सा ऊपर नोबल गैसेस को यहाँ पे ले सकते हो आप। और ये जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे, देखिए इससे पहले तक ट्रांजिशन एलिमेंट जैसा वर्ड यूज़ नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने ऐसे हैवी एलिमेंट्स को दिखाया कि हैवी एलिमेंट्स जो होते हैं तो ऑलमोस्ट उनका वॉल्यूम लगभग सेम होता है। जैसे अब आयरन है, निकिल है, कोबाल्ट है, तो वो बहुत बॉटम पे थे और उनके वॉल्यूम में ज़्यादा फर्क नहीं था, क्योंकि उनके साइजेस में ज़्यादा फर्क नहीं था। कि वॉल्यूम क्या होगा, अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बेसिकली क्या है, 4/3 πr³। हम स्फेरिकली तो लेके चल रहे हैं किसी भी एटम को, इसका मतलब अल्टीमेटली हमें यहाँ से उनके साइजेस के बारे में आइडिया लग रहा है कि साइजेस कैसे कैसे हो सकते हैं, किस तरीके से हो सकते हैं। ज़रा समझिएगा, साइजेस के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग रहा है। तो भाई लोथर मेयर साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया, आपके वॉल्यूम कर्व की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, लेकिन इतने मुश्किल टेबल को हम लोग इजीली स्टडी नहीं कर पाएंगे भाई। मेंडलीफ ने इन चीज़ों को बड़े ही प्यारे ढंग से, बड़े ही सिंपल वे में समझा दिया और लोग उसकी बात को बहुत आसानी से समझ भी गए। और इन जो ये बातें भी नहीं समझा पाए अपनी इतनी काबिलियत जानने के बाद भी, वो मेंडलीफ ने बहुत आसानी से समझा दिया। अब ज़रा फिर से आगे देखते हैं हम मेंडलीफ को, वो क्या कहते हैं। अब मेंडलीफ फाइनली आते हैं 18th सेंचुरी में, और मेंडलीफ कहते हैं कि देखो भाई, आप वॉल्यूम के टर्म में बताते हो, आप एवरेज वेट लेते हो, आप उसको सारेगामा पाधानी सा करते हो, बट दे आर वेरी लिमिटेड। मेंडलीफ ने पहली बार एक ट्यूबुलर या यूँ कह लीजिए टेबुलर अरेंजमेंट दिया, टेबल की फॉर्म में, अरेंजमेंट दिया, और उन्होंने कहा कि ये जो आपकी उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं या उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। वो पीरियोडिक फंक्शन है या फंक्शन है आपका एटॉमिक वेट। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है, पीरियोडिक वेव्स भी आपने पढ़ी होंगी, पीरियोडिक फंक्शन भी आपने मैथ्स में पढ़े होंगे। पीरियोडिक टेबल यानी कि एक पीरियड के बाद फिर से वही चीज़ आना, एक पीरियड के बाद फिर से वही चीज़ आना, ऐसे 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 करने के बाद फिर वही आना, ऐसे ऐसे करने के बाद फिर वही आना। समझ गए? टेबुलर अरेंजमेंट इस तरीके से अरेंज किया ताकि उनकी एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए सिस्टम में उनको अरेंज किया जा सके, बढ़ते हुए सिस्टम में उनको अरेंज किया जा सके। और उन्होंने इन सब की स्टडी करने के बाद सबसे पहले जो अपनी पीरियोडिक टेबल दी,
उस पीरियोडिक टेबल में देखिए किस तरीके से क्या क्या दिया था। पीरियोडिक टेबल दी उन्होंने, तो उस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा देखो भाई इसको ऐसा करते हैं कि ये ऐसे करते हैं और ये यहाँ से ऐसे करते हैं। इस टेबल को बनाया, एक टेबल बनाई, और ये एक जैसे ये पहला, फिर ये दूसरा पीरियड, फिर ये तीसरा पीरियड। हॉरिजॉन्टल लाइन को पीरियड कहा, वर्टिकल लाइन को ग्रुप कहा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7। फर्स्ट पीरियड देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को, इन हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स को पीरियड कहा, ये पीरियड्स हैं। और फिर उसके बाद 8 ग्रुप्स लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 8। अब यहाँ पे क्या किया, ये आपका देखिए, दिस इज योर, ये आपका यूँ कह लीजिए आप यहाँ पर फर्स्ट पीरियड, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, 7th ग्रुप, 8th ग्रुप, फिर आपका ये 0 ग्रुप आएगा। देखिए, और इस तरीके से उन्होंने इसको वर्टिकल, ये जो थे ये वाले पोर्शन, ये इसे कहा ग्रुप, ये वर्ड ग्रुप दिया, ये वर्ड ऐसे इस हॉरिजॉन्टल वालों को उन्होंने पीरियड कहा। इस तरीके से ये पहली बार किसी ने एक अरेंजमेंट दिया प्रॉपर, और इस तरीके से अरेंजमेंट दिया कि प्रॉपर्टीज के बेस पे हम ये भी डिफाइन कर पाए कि नेक्स्ट अगर एलिमेंट आया तो उस एलिमेंट के लिए ये वाली जगह खाली छोड़ दो, ये जहाँ पर इस वाली प्रॉपर्टी का एलिमेंट आएगा। और उसका इवन ये तक बताया कि उसका एटॉमिक वेट ये होना चाहिए, इवन उसका ये तक बताया कि उसका वैलेंसी ये होनी चाहिए। तो इनकी बड़ी खूबियाँ हैं, इन्होंने वैलेंसी को भी करेक्ट किया, इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स को भी डिस्कवर किया, उसको अरेंज किया, उसको कवर किया, उसको सही से रीअरेंज किया, उसके बारे में सही बताया। काफ़ी चीज़ों के बारे में लोग गलत जान रहे थे, लेकिन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर, पीरियोडिसिटी के बेस पर इन्होंने उन चीज़ों को भी करेक्ट किया। सो ऑसम वर्क था इनका वर्क ऑसम वर्क था। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, और ये आपका नियॉन, इस तरीके से इन्होंने सारे वर्क किए। फ्लोरीन, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम तो यहाँ जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, इस तरीके से इन्होंने चीज़ों को अरेंज किया बेटा। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को और भी ज़्यादा, जो बिल्कुल ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल जो उन्होंने बनाई थी, उसको ज़रा देखेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको कि उन्होंने कौन सी वाली पीरियोडिक टेबल एक्चुअली बनाई थी। ये तो हम बहुत ही सिंपल फॉर्म में उन चीज़ों को बता देते हैं, इससे पहले कि हम कुछ और मेंडलीव के बारे में बताएं। चलिए उस पीरियोडिक टेबल पर नज़र डाल लेते हैं जो एक्चुअली मेंडलीव ने एक्चुअली प्रेजेंट की थी। ये है वो पीरियोडिक टेबल जो एक्चुअली मेंडलीव ने प्रेजेंट की थी बेटा। आप यहां देखिए इन्होंने क्या किया, इसको ऐसे देखिए, इस तरह से ये पीरियड्स में अरेंज किया, इस तरह से ये ग्रुप्स में अरेंज किया। और एक्चुअली जो इनकी इस तरह की पीरियोडिक टेबल थी जिसमें इन्होंने लिथियम देखिए दिखाया, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। उस वक्त बेटा इनर्ट गैसेस डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, इनर्ट गैसेस को बाद में लाया गया और बाद में एक ग्रुप को जोड़ा गया, ऐड किया गया। जो जो एलिमेंट्स उस वक्त में थे उन सबको इन्होंने अरेंज किया। देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, लिथियम। चलिए सोडियम के साथ पोटेशियम का रखना सही था, पोटेशियम के साथ रुबिडियम का रखना सही था,
रुबिडियम के साथ सीजियम का भी रखना सही था, ये सब के सब सेम प्रॉपर्टी के थे। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अब गलतियां कहां दिख रही हैं, गलतियां ये दिख रही हैं कि इसी वाले ग्रुप में इन्होंने कॉपर को रख दिया, सिल्वर को रख दिया, गोल्ड को रख दिया। अरे भाई कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनकी तो प्रॉपर्टी सेम है। तो इन सेम प्रॉपर्टीज के लोगों को इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज के ग्रुप में क्यों रखा आपने? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इनकी सबकी सेम है, ये अलग है, और इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग। तो इनको देखिए इन्होंने सेम ग्रुप में अरेंज कर दिया। आप देख रहे होंगे, आपको ये दिख रहा होगा, जूम नहीं हो रहा है, जूम जूम जूम, चलिए तो एक्चुअली अब इन्होंने कितना अच्छा काम किया, बहुत सारी देखिए जगहें, ये वाली खाली जगह छोड़ दी, ये वाली खाली जगह छोड़ दी, ये वाली स्पेस को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? कि इसकी प्रॉपर्टीज के बेस पर अगर कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर किए जाएंगे तो उनको इस तरीके से रखा जाएगा। ये देखिए आप आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को एक जगह पे रखा, अब वहीं पे इन्होंने इसको ये पैलेडियम को रख दिया, वहीं पे इसको इन्होंने यहाँ पे भी रख दिया, यहाँ पर भी दिखा दिया। ऑस्मियम को गोल्ड और प्लेटिनम जैसी सिमिलर चीज़ को इनके साथ रख दिया। तो कुछ ऐसी खामियां थी, लेकिन बहुत बड़े काम किए, बहुत औसम काम किया। उस ज़माने को देखते हुए जब क्लासिफिकेशन की ABCD नहीं थी, तब एक बेहतरीन पीरियोडिक टेबल को प्रेजेंट किया। तो सलाम करते हैं हम मेंडलीफ को, जिसकी मदद से आज तक हम पूरी केमिस्ट्री को इतनी आसानी से वर्क कर पाते हैं। बेटा अब हम देखते हैं इनकी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी और किस तरीके से मेंडलीफ में क्या क्या बुराइयां थी, क्या क्या इनकी मेरिट्स थी, क्या क्या इनकी डीमेरिट्स थी। लेट्स डिस्कस पॉइंट बाय पॉइंट। देखिए हमने सबसे पहले देखा कि हॉरिजॉन्टल लाइंस को हमने पीरियड कहा और वर्टिकल लाइंस को हमने ग्रुप कहा। ऑब्वियसली हमने 7 पीरियड्स में लिया और उसके बाद ग्रुप्स हमने लिए। उसमें नोबेल गैसेस उस वक्त तक नहीं डिस्कवर की गई थी, इसलिए उसको बाद में ऐड किया गया, राइट। डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स, और इनको इन्होंने 2, 8, 18 एंड 32 को मैजिक नंबर्स कहा। अभी क्यों कहा मैजिक नंबर, मैं आपको बताता हूं क्यों मैजिक नंबर कहा। कि जो फर्स्ट पीरियड था, उस फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स थे। सेकेंड पीरियड में जो देखा गया 8 एलिमेंट्स थे। थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स लिए गए। फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स, है ना। फिफ्थ पीरियड में फिर 18 एलिमेंट्स, 6 में 32, 7th में 19 और अभी तक आगे आने वाले हैं। खैर ये मैंने थोड़ी सी आगे की बातें कर दी। उस वक्त तक केवल इनको 2, 8, 32 को इसीलिए मैजिक नंबर कहा क्योंकि ये टोटल एलिमेंट्स के बारे में बता रहे थे। अब हम बात करें मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल की डिफेक्ट्स की, उनकी प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, उनमें क्या क्या चीज़ें ऐसी थी। भाई सबसे पहली बात तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पोजीशन को सही से नहीं हो पाया, क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज़ थी ना, वो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ आपकी फर्स्ट ग्रुप से भी मैच कर रही थी और आपके हेलोजन से भी मैच कर रही थी। फर्स्ट ग्रुप से मैच कर रही थी क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकता था, और इलेक्ट्रॉन अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन देकर वो आपको H+ के फॉर्म में ले जाता है तो फर्स्ट ग्रुप की तरह हो गया, फर्स्ट ग्रुप की तरह हो गया। और वहीं पर अगर एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करके H- की फॉर्म में ले जाता है तो ये आपके 7th ग्रुप की तरह हो गया, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया। तो ये तो दोनों ही की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहा था। तो आखिर हाइड्रोजन को कहां शो किया जाए, उसकी पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाए। ये तो प्रॉब्लम आज भी बनी हुई है। उसके बाद उसको इंडिविजुअल पोजीशन दे दी गई। उसके बाद सवाल उठा पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आपने तो कहा था कि हम जो उनको अरेंज करेंगे तो उनके एटॉमिक वेट के तरीके से अरेंज करेंगे। अगर एटॉमिक वेट के तरीके से आप अरेंज करोगे तो आइसोटोप्स क्या होते हैं भाई, आप सब जानते हो आइसोटोप्स को। 17Cl35 और 17Cl37, A2 ऑक्सीजन 16, A2 17। अब मुझे बताइए, जब ये सब चीज़ें हैं तो अब आप अगर एटॉमिक वेट के उस पर करोगे तो आप ये 35 वाला इसको आप अलग अरेंज करिए, ये 37 वाला इसको आप अरेंज करिए।
पर आप 35 वाले को 37 वाले को अलग अलग अरेंज तो कर नहीं पाए। तो इसका मतलब अब आपने उन दोनों को एक ही में रख दिया, जबकि आपका जो तरीका था रखने का एलिमेंट्स को वो एटॉमिक नंबर के बेस पे नहीं था, वो एटॉमिक वेट के बेस पे था। ठीक है, तो एटॉमिक वेट के बेस पे आइसोटोप्स को हम एक डिफरेंट पोजीशंस इसमें नहीं दे पाए। एक बड़ा डिफेक्ट था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल फुल्ली डिपेंड नहीं थी इस बात पे इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट पे, कहीं ना कहीं कुछ अगर ऊपर नीचे, तो वो प्रॉपर्टीज़ की वजह से अगर ऊपर नीचे भी हो रहा था तो वो प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उसको सेट करते चले जा रहे थे। अब वहीं पे एक चीज़, एक पॉइंट देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल देखी थी कि एक ही ग्रुप के अंदर आपने देखा था कि वहाँ पर लिथियम भी था, सोडियम भी था, पोटेशियम भी था, और उसी ग्रुप ने आपने कॉइनेज मेटल मतलब जिन मेटल से कॉइन्स बनते हैं, जैसे कॉपर के कभी सिक्के चलते थे, चांदी के सिक्के चलते थे, गोल्ड है ना, सोने के सिक्के चलते थे, अलग अलग लोगों के अलग अलग दौर की ये मनी हुआ करती थी, करेंसी हुआ करती थी। तो इन सबको क्या आपने एल्कली मेटल्स के साथ रख दिया। अब वहीं पर आप एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और उसके साथ आप जिंक, कैडमियम, मरकरी रख दे रहे हो। तो भाई ये प्रॉपर्टीज अलग है और इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, एंड यू आर एटॉमिक वेट के बेस पर आप उनको इस तरीके से अरेंज कर दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं मसला था कि चीज़ें प्रॉपर अरेंज नहीं हो पा रही थी, कहीं ना कहीं बड़ा मसला था। यानी हम जिस तरीके से इसको अरेंज कर रहे थे, मेंडलीव जिस तरीके से इसको अरेंज कर रहे थे, तब तक एटॉमिक वेट ही सब कुछ माना जाता था और एटॉमिक वेट के हिसाब से ही सब कुछ हो रहा था। लेकिन एटॉमिक वेट की बातें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। एटॉमिक वेट के हिसाब से इनको एक जगह पे रखना पड़ गया कि भाई एक काम करो, जब ये हैं तो इनके सिमिलर मैच करते हुए जब उन्होंने पीरियड में अरेंज किया तो उसी ग्रुप में आया ये। लेकिन मसला कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया। अब आप देखिए ना, जैसे कि अब प्लेटिनम और गोल्ड है, ये प्लेटिनम और गोल्ड की सेम प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इनको अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया। अरे सेम प्रॉपर्टीज थी तो सेम जगह पे रखते, डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी तो डिफरेंट जगह पे रखते। तो इसका मतलब क्या था कि प्रॉपर्टीज प्रॉपरली एटॉमिक वेट से सही से सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रही थी। एटॉमिक वेट कहीं बता रहा था और प्रॉपर्टीज कहीं बता रहे थे, तो वो जगह कोई और बन रही थी, वो जगह कोई और बन रही थी। तो कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइजेशन नहीं था उनकी प्रॉपर्टीज में, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, फिजिकल प्रॉपर्टीज में और एटॉमिक वेट में। कहीं पे हो रहा था, कहीं पे नहीं हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम थी उस जमाने की, क्योंकि उस जमाने तक एटॉमिक वेट को ही सब कुछ माना जाता था। मेंडलीव की इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। मेंडलीव उस वक्त की रिसर्च वहीं तक पहुंची थी। बाद में जाके मोज़ले ने ये पता लगाया कि जो प्रॉपर्टीज का सिंक्रोनाइजेशन होता है वो एटॉमिक वेट के साथ नहीं होता, एटॉमिक नंबर के साथ होता है। और वो तब तक मॉडर्न फिजिक्स आ चुकी थी, हैं 19वीं सेंचुरी में जाके ये सब चीज़ें क्लियर हुई, और ये सब काम थे 18वीं सेंचुरी के। अब आइसोबार्स के बारे में भी अगर भाई आप आइसोबार्स की बात कर रहे हो, तो आइसोबार्स में तो क्या होता है, आइसोबार्स में तो सेम मास, आप तो मास, मेंडलीव का बेस क्या था, एटॉमिक वेट। जब मेंडलीव जो थे वो मेंडलीव एटॉमिक वेट के बेस पे कर रहे थे, जब एटॉमिक वेट के बेस पे कर रहे थे तो ऑब्वियसली आपको क्या करना चाहिए था, 18 आर्गन 40, पोटेशियम 40 एंड 20 कैल्शियम 40, इन सबको सेम जगह पे सेम पोजीशन देनी चाहिए थी, क्योंकि सबका सेम वेट है। तो कहीं ना कहीं आइसोटोप्स, आइसोबार, पोजीशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सम मेटल्स, अदर मेटल्स, कहीं ना कहीं सिंक्रोनाइजेशन क्रिएट नहीं हो पा रहा था। ठीक है बेटा, खूबियाँ बहुत सारी थी, खूबियाँ भी बहुत सारी थी, बहुत पहला अरेंजमेंट और ज़बरदस्त अरेंजमेंट। खूबियों को मैं कहूँ तो इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया, इवन कि इनके दम पर इन्होंने कुछ नए एलिमेंट्स तक को डिस्कवर कर डाला अपनी पीरियोडिक टेबल के दम पर, और उनके इन्होंने नाम भी रख दिए कि इनके नाम तो ई का सिलिकॉन होने चाहिए, ई का एल्युमिनियम होना चाहिए, ई का बोरॉन होना चाहिए। बाद में जो इन्होंने प्रॉपर्टीज़ बताई थी बिल्कुल वैसी उनमें मैच भी हुई, और उस ई का बोरॉन जिसका नाम इन्होंने ई का बोरॉन रखा था उसका नाम बाद में स्कैंडियम रखा गया, लेकिन ऑल्दो वो प्रॉपर्टी तो मैच हुई। ई का एल्युमिनियम जिन्होंने जिसका नाम रखा था उसका नाम बाद में गैलियम रखा गया। ई का सिलिकॉन जिसका नाम इन्होंने रखा था उसका नाम बाद में जर्मेनियम रखा गया।
तो आखिर इनकी एनालिसिस में इतना दम था कि ये तक बता दे रहे थे कि आगे आने वाले एलिमेंट में ये वाली प्रॉपर्टीज होंगी, उसका ये एटॉमिक वेट होगा और वो इस तरीके से अरेंज किया जाएगा और उसका नाम ये होगा। नाम तो खैर उन्होंने अपने ई का इसलिए लगा दिया कि उसके बाद मतलब ये प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी बोरॉन से, एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी गैलियम से, सिलिकॉन के ग्रुप में ही जर्मेनियम को रखा गया, उस जैसी प्रॉपर्टीज़ मिलने वाला ये ग्रुप था, ये एलिमेंट था। तो बड़ी अच्छी बात की भाई, इन्होंने बड़ा मदद किया और एटॉमिक वेट्स को करेक्ट किया, वैलेंसी को करेक्ट किया। सो लॉट ऑफ थैंक्स टू मेंडलीफ। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही थी, ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ कौन था? ये जो सिंक्रोनाइजेशन एटॉमिक वेट का और उनकी प्रॉपर्टीज़ का सही से मैच नहीं कर पा रहा था। मैं इसमें कोई भी गलती मेंडलीफ की नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेंडलीफ की रिसर्च बेस्ड थी एटॉमिक वेट पर। एटॉमिक वेट ही तब तक ये माना जाता था कि एटॉमिक वेट ही सब कुछ है। अब हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। फिर बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ कि जब ये सब मसले खड़े हुए सामने, तो तब तक ये खोज हो चुकी थी, ये डिस्कवरी हो चुकी थी, मोज़ले का एक्सपेरिमेंट हो चुका था। और मोज़ले के एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं पूरी डिटेल से आपको एनालिसिस बता चुका हूँ, पूरे कर्व पढ़ा चुका हूँ, सब चीज़ें दिखा चुका हूँ, ए और बी की वैल्यू को बता चुका हूँ, कैसे यहाँ पर ये बी है, z है, -b है, और मोज़ले ने कैसे बताया ये न्यू है फ्रीक्वेंसी। किसी भी एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक चीज़ होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी किससे मैच कर रही थी? लैम्डा के साथ, ये z के साथ। और z कौन था? एटॉमिक नंबर। तो कहते नहीं है भाई हमारी फ्रीक्वेंसी तो उससे मैच करती है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। तो इसका मतलब जो प्रॉपर्टीज थी, अब वो पीरियोडिक फंक्शन, अब जो प्रॉपर्टीज होंगी दैट विल बी इस तरीके से जो नया पीरियोडिक लॉ बना, प्रॉपर्टीज थी वो हो गई फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। और इस बात को किसने किया? इधर मोज़ले ने ये एटॉमिक नंबर का रिसर्च किया और बताया मोज़ले ने कि ये जो एटॉमिक नंबर होता है ये बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो इधर इन्होंने एटॉमिक नंबर की रिसर्च की भाई, और एटॉमिक नंबर की रिसर्च करके इसी का यूज़ करके क्या किया बोर ने? सबसे पहले बोर ने मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल के फॉर्म में रखा। बोर ने पीरियोडिक टेबल को इसका यूज़ करते हुए बोर ने इसको नई पीरियोडिक टेबल बनाया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या एक्सटेंडेड पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ। इसमें बेटा ज़्यादातर जो एलिमेंट्स आपके याद आप कर सकते हो और आपकी चीज़ें आपके दिमाग में आ सकती हैं, आप किस तरीके से उनका यूज़ करें। और यहाँ पे मैं ले लूँगा इरेज़र को। तो इतना नोट करने के बाद हम यहाँ पे एक बात और आपसे बोल सकते हैं, या फिर अगले उस पर ले चलें। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इनके बेस पर बोर ने सबसे पहले इस पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया। बोर ने एक्सटेंडेड इसको किस तरीके से अरेंज किया था, इसको पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहले बेसिकली शुरुआत में जिन एलिमेंट्स के बारे में जो एक अरेंजमेंट हुआ और बेसिक इन्फॉर्मेशन हम आपकी बताएं, तो इन सबसे पहले जो पहले चीज़ें आई थी जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि उनको अरेंज किया। तो कैसे अरेंज किया, चलिए मैं आपको बताऊं। देखिए, एक ग्रुप बनाया पहला, इस ग्रुप में एल्कली मेटल्स को रखा, और एल्कली मेटल्स को रख के आप नाम क्या दिया? आपको याद होगा नाम, मैं आपको नाम बता देता हूं। नाम उन्होंने क्या दिया? हली ना की रफ से फरियाद। पहले ग्रुप को याद करने का तरीका क्या है?
चलिए छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, सब लोग जानते हैं, अपने अपने तरीके लोग बनाते हैं। हलीना की रब से फरियाद, हलीना, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, यानी हाइड्रोजन, फिर लिथियम, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रेंशियम। इन ग्रुप्स को, इसको जो फर्स्ट ग्रुप नाम दिया, इस फर्स्ट ग्रुप को नाम दिया एल्कली मेटल का, एल्कली मेटल्स का नाम दिया। दूसरा ग्रुप आया, दूसरे ग्रुप का नाम क्या रखा? दूसरे ग्रुप में अगर देखें, देखिए चलिए इसको वहां पे थोड़ा सा दिखने में दिक्कत आ रही है तो मैं थोड़ा सा और बता दूं। देखिए हली ना की, हली ना की रब से फरियाद, इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको, पहले ग्रुप को। और फर्स्ट ग्रुप को, ये फर्स्ट ग्रुप यहाँ पे दिया गया, इस फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल्स कहा और इसके बारे में हम और आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अभी सिर्फ जो येलो कलर के ये सारे के सारे मेटल्स हैं, जो पर्पल कलर में हैं वो मेटेलॉइड्स हैं, और जो ग्रीन कलर में है वो नॉन मेटल्स हैं। मेटेलॉइड्स मीन्स सेमी मेटल्स, है ना, जो दोनों की तरह काम करते हैं। मेन जो एलिमेंट्स हैं उनको याद करने की ट्रिक भी मैं आपको दे दूंगा। दूसरा ग्रुप अगर आप देखें, सेकेंड ग्रुप ये है, तो बी से बेटा, मांगे, सी से कार, एसआर मतलब स्कूटर, बाप राजी, यानी कि सेकेंड ग्रुप आ गया बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी। ये पूरा के पूरा आपके ये एलिमेंट्स आ गए यहाँ पर। फिर मेन जो एलिमेंट्स हैं ये तो आपके देखिए सेकंड ग्रुप हो गया। फिर थर्ड ग्रुप में आते हैं आप यहाँ पर। थर्ड ए ग्रुप यहाँ से शुरू होता है बेटा, ये थर्ड ए ग्रुप। अब इसको 13 कह दिया जाता है, मैं बता दूंगा 13 भी कैसे आता है, किस तरीके से आता है। थर्ड ए ग्रुप में आप कह सकते हो कि बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, यानी कि बैगन, आलू, गाजर इन थैला, आप इस तरीके से याद कर सकते हो। आगे वाला भी एलिमेंट्स आने बाकी हैं। फिर आप क्या आता है, कार्बन, अगला ग्रुप आता है फोर्थ ग्रुप है। फिर उसमें आता है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPV, तो आप कह सकते हो काशी गए जर्मेनियम, शंकर SnPV, पार्वती, काशी गए शंकर पार्वती, इस तरीके से याद कर सकते हो। फिर आप यहाँ से ले सकते हो कि फिफ्थ ग्रुप हो गया, ये 15वां ग्रुप यहाँ पे बोलते हैं, और नई पीरियोडिक टेबल में उसको बढ़ा दिया गया है। हम यहाँ पे लेके चलते हैं नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बेकार, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मत। नाना, पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बेकार। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पर 16 ग्रुप आता है। इसको हम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेरिलियम, पोलोनियम ऐसे कहते हैं। लेकिन अब आप ऐसे कैसे याद करोगे, तो आप एक तरीका अपनाओ, ओ सा उस, ऐसी से, उससे, टीपो, उससे टीपो। आप कॉपी करते हो ना, तो उससे टीपो, कॉपी करते हो ना, तो आप वहां पे बोलो उससे टीपो। इसके बाद आप देखते हो बहुत दिन बाद एक आंटी बाहर नहीं आई थी, तो उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर एक चीज़ बनाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंडेस्टाइन। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर आंटी कल बाहर आ गई, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटेस्टिन। और इसके बाद आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन, ये तो आपके इनर्ट गैसेस हैं और आप इनको अच्छे से याद कर सकते हो। बस जितनी मैंने ट्रिक आपको बताई ना, इतनी ही काफ़ी हैं। अब लोग क्या करते हैं, लोग पूरी पीरियोडिक टेबल याद करने पे लगा देते हैं, इसको भी करो, इसको भी करो, इसको बना लेते हैं लोग, इसको भी बना लेते हैं। सब बना सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन सब बनाने से मसला है। क्यों इतना याद करोगे, जो नॉर्मली होते हैं उनको याद कर लो बस, है ना बेटा। चलिए ये सब के सब देखिए आपके मेटल्स हैं, येलो वाले। इसके बाद ये आपके नॉन मेटल्स हैं, ग्रीन वाले। उधर के पोर्शन में सब के सब नॉन मेटल होते हैं।
एक हाइड्रोजन नॉन मेटल की तरह वर्क और करता है। बाकी आपके मेटलॉइड्स कौन है? मेटलॉइड्स आपके देखिए बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, TePO, है ना, ये सब के सब आपके मेटलॉइड नॉन मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स मतलब जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो कि ना पूरी तरीके से ना जो मेटल है ना पूरी तरीके से नॉन मेटल है। ये क्या है यहाँ पर, ये आपका, ये अगर मैं आगे मैं ब्लॉक के तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा, ब्लॉक के तरीके से बताऊँगा आपको। एक बार फिर से इनको मैं थोड़ा सा और डिटेल कर देता हूँ। इस प्रॉपर्टीज़ में भी जो बताया गया है, देखिए ये पहला ग्रुप जो था एल्कली मेटल्स का है, दूसरा ये वाला एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का है, और ये वाले बेटा जितने हैं ना ये आपके, ये सब के सब आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। देखिए ये आपके सब के सब कैसे हैं, ये सब के सब आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ये पूरे के पूरे बीच में इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये सब के सब ग्रुप हैं। ये आपकी पूरी पूरी हेलोजेंस हैं, ये नॉर्मल गैसेस हैं। आप सब जानते हो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन नॉर्मल गैसेस होती हैं। इससे भी बेहतर पीरियोडिक टेबल आप ये समझ सकते हो कि ये पूरे के पूरे आपके ये वाला सेक्शन जो है ये डी ब्लॉक है। अगर मैं इसको ब्लॉक में बांटूं तो ये डी ब्लॉक है, और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखिए ये एस ब्लॉक है। ये दो जो ब्लॉक है ना ये एस ब्लॉक है। इस एस ब्लॉक एलिमेंट्स है नॉर्मल। ये आपका पी ब्लॉक है पूरे पूरे, इन 10 के बाद 13 से लेकर और ये 18 तक, ये पूरा आपका ये पी ब्लॉक है। और इस पी ब्लॉक को आप कह सकते हो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। पी ब्लॉक आपके कहलाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और ये जो डी ब्लॉक है ये वाला, ये आपका कहलाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दे आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और ये कहलाते हैं बेटा ये दोनों एफ ब्लॉक, ये आपका एफ ब्लॉक कहलाते हैं। और इनको मैं कहता हूं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको अलग रखा गया है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अलग कर दी गई हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, देखिए एक्चुअली क्या है ना, ये 57, 50, 89, 57, 89 जो होता है वो यहीं पे होता है 57, 89, और ये 58 से लेकर 71 तक पूरा के पूरा आपका लेंथेनाइड होता है, और 90 से लेकर 103 तक पूरा के पूरा आपका एक्टेनाइड होता है बेटा। देखिएगा यहाँ देखिए 57 के बाद देखिए आप 57 के बाद 72 से शुरू हुआ ये देख रहे हैं आप 72 से, इसमें ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन दोनों थे, ये इनर ट्रांजिशन हैं। 57 के बाद 58 नहीं, देखिए कहीं चला गया। ये गैप कितने का आ रहा है, ये गैप आ रहा है यहाँ पे 58 से लेके 71 का। ये कितने एलिमेंट्स हुए, 14 एलिमेंट्स। ये 14 एलिमेंट्स किसके होते हैं, एफ ब्लॉक के, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इन्हें क्या कहा जाता है, लेंथेनियम के बाद है इसलिए इन्हें लेंथेनाइड कहा जाता है। अब देखिए 89 के बाद 103 आया, गैप कितने का आया, 90 से लेके 103 का। तो ये देखिए एक्टिनियम के बाद है इसलिए इन्हें एक्टिनाइड कहा जाता है, एक्टिनाइड्स कहा जाता है। और ये आपके 14 एलिमेंट्स ये भी होते हैं। अब देखिए आप, ये आपके 14 एलिमेंट्स, ये पूरे 14 एलिमेंट्स रख दिए, ठीक है। इसके बाद हम एक बहुत अच्छी पीरियोडिक टेबल पे वर्क करने जा रहे हैं। इससे पहले कि बहुत अच्छी पीरियोडिक टेबल पे वर्क करने जा रहे हैं, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल को और मज़ेदार बनाते हैं, कि पीरियोडिक टेबल, हम एक नई तरह की पीरियोडिक टेबल लेके आए हैं, आपने बिल्कुल कभी ज़िंदगी में देखी नहीं होगी, कि ऐसी पीरियोडिक टेबल जिस एलिमेंट है उस एलिमेंट का, वो एलिमेंट दिखता कैसा है, उस एलिमेंट की टेक्सचर कैसा है, वो मेटल है तो किस तरह का मेटल है, कैसे दिखता है। देखिए हाइड्रोजन को हमने गैस के फॉर्म में दिखाया, लिथियम को देखिए टेबलेट है बैटरी की यूज़ होती है, बेरिलियम ग्रीन कलर का ऐसा दिख रहा है, सोडियम काट रहे हैं आप आराम से, सोडियम को आराम से काट सकते हैं, है ना। ये देखिए सोडियम है आपका, मैग्नीशियम को स्टिक्स के फॉर्म में दिखाया, स्कैंडियम, वेनेडियम आयरन लोहे की तरह जैसे होता है, कोबाल्ट आपका आप मैग्नेट यूज़ करते हैं, निकेल यूज़ करते हैं, पैलेडियम किस तरह का होता है, इरिडियम किस तरह का होता है, यूरोफ्लम किस तरह का होता है,
थैलियम किस तरह का होता है, फास्फोरस किन किन कलर में आता है, देखिए ब्लैक रेड सब दिया हुआ है, सल्फर देखिए येलो डार्क येलो के कलर का दिख रहा है आपको, पोलोनियम कैसा दिखता है ना, आर्गन इनर्ट गैस होती है, हीलियम देखिए हम भरते हैं गुब्बारों में, गुब्बारे दिखा दिए गए कि गुब्बारों में ये भरी दी जाती है, इस तरह से दिखती है, कार्बन ब्लैक कलर का, जैसे देखिए आप सब जानते हो कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पीरियोडिक टेबल और बहुत ही ज़्यादा मतलब मज़ेदार। बल्ब का देखिए, बल्ब के अंदर टंगस्टन जो यूज़ किया जाता है उस तरह का है ना, सेरिलियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, ज़बरदस्त, निबोलियम। अब इससे भी ज़्यादा मज़ेदार अगली पीरियोडिक टेबल है आपके लिए। ऐसी पीरियोडिक टेबल कि आप कह सकते हो कि यार ये तो दमदार चीज़ हो गई, इस जैसी तो हमने कभी देखा ही नहीं। यहाँ पे आप देखो लिथियम आपके उनके यूज़ के बेस पर बनाया गया है। लिथियम देखिए मोबाइल दिखाया गया, मोबाइल में वो यूज़ किया जाता है ना, बैटरी, मोबाइल दिखाया गया, मोबाइल में बैटरी यूज़ की जाती है। कैल्शियम दूध के अंदर होता है। इस तरह से ये आपकी पीरियोडिक टेबल बिल्कुल अलग तरह की रिप्रेजेंट की गई है बेटा, बिल्कुल अलग तरह की रिप्रेजेंट की गई है। कॉपर देखिए, कोबाल्ट आपका मैग्नेट बनाने में काम आता है ना, आयरन आपका तमाम कामों, मैग्नीज टॉर्च में काम आता है। सिलिकॉन, सिलिकॉन की बोतल बनती हैं, दूध के गिलास होते हैं। कार्बन तो आपका डायमंड देखिए, डायमंड की अंगूठी दिखा दी गई। गोल्ड, गोल्ड के आपकी बहुत सारी सिल्वर का बर्तन दिखा दिया गया चांदी के, और गोल्ड की चमक तो सब जानते ही हैं। तो इस तरह से ये आपका एक ज़बरदस्त यूज़ के बेस पर पीरियोडिक टेबल दिखाई गई। अब चलिए कुछ टेक्निकल चीज़ों पे आ जाते हैं। हम सब जानते हैं फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे, देखें 2, सेकेंड में 8, इसमें 10, 18 हाँ 2, 8, 10 कैसे होगा, 80 होंगे ना, हाँ 8 एलिमेंट्स, 2, 8 एलिमेंट्स ही होंगे ये। फोर्थ में आप 19 से लेके यहाँ चले जाइए, 18 मैंने कहा था ना, 18, 32 और 19 ये अभी इनकम्प्लीट है, इंक्लूडिंग सब लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सब हैं ये, इसीलिए उसने आइंस्टीन ने कभी इन्हें मैजिक नंबर कहा था। अब किस ग्रुप में कौन कौन है ये सब हम डिटेल आपको पहले ही पीरियोडिक टेबल के अंदर कर चुके हैं। आप एक बार यहाँ पर भी देख सकते हैं किस ग्रुप में क्या क्या है, किस तरीके से है। ये देखिए ना, फर्स्ट ग्रुप में एल्कली मेटल्स, सेकंड ग्रुप में एल्कलाइन बोरॉन फैमिली, पांचवें ग्रुप को कहा जा रहा है कार्बन फैमिली। पहला एलिमेंट कार्बन है तो कार्बन फैमिली, पहले एलिमेंट नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन फैमिली, पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली और इनर्ट गैसेस। अब ये जो ग्रुप है इनमें आपके लैंथेनाइड्स भी मौजूद हैं, है ना, ठीक है बेटा। तो ये इस तरह की आपने पूरी की पूरी बोर की एक्सटेंडेड यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखी, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें खास हो सकती हैं, कौन कौन से एलिमेंट कितने कितने ग्रुप के कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, उनको कैसे ट्रिकी वे में याद कर सकते हैं। एक कंप्लीट पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट आपने समझा। अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के भी मेरिट्स हैं तो डीमेरिट्स भी होंगे कुछ ना कुछ, तो मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी हम थोड़ी देर में अभी समझेंगे, ठीक है बेटा।